गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज के लेक्चर में हम थर्ड पॉइंट दैट इज सिंपल एसी सर्किट विथ कैपेसिटर। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल एसी सर्किट विथ इंडक्टर, तो इंडक्टर के जगह पर यहाँ पर क्या कनेक्ट किया हमने, कैपेसिटर। लेट सी इज द कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। यहाँ पर हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर किया है। ओके, और यहाँ पर एक एसी सोर्स भी अप्लाइड किया है, तो E इज़ द अप्लाइड एसी सोर्स, मतलब अल्टरनेटिंग EMF। ओके, तो ये कितना होता है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इतना हमने अल्टरनेटिंग EMF इस कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाइड किया है स्टूडेंट। ओके, चलिए एट एनी इंस्टेंट इस कैपेसिटर के जो प्लेट होंगे, यहाँ पर प्लेट P1 P2, ओके, तो दोनों प्लेट के ऊपर एट गिवन इंस्टेंट लेट द चार्ज इज Q। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, Q होगा, राइट। तो Q चार्ज, कैपेसिटी C और अप्लाइड पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या होता है, हमें पता है C इज इक्वल टू Q बाय V, ये है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट, C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय, अब V का मतलब पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना अप्लाइड है, E है ना, अल्टरनेटिंग EMF, ये पोटेंशियल यहाँ पर अप्लाइड है। तो V के जगह पर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, E लिखेंगे स्टूडेंट। देयरफॉर Q इज इक्वल टू C इंटू E। तो चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या तैयार होगा, C इंटू E, मतलब E0 साइन ओमेगा टी, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने चार्ज का इक्वेशन यहाँ पर क्यों निकाला है, बिकॉज देखिए अप्लाइड EMF पता है हमें, अल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब हमें करंट के लिए इक्वेशन तैयार करना है ना, अब हमें करंट के लिए इक्वेशन तैयार करना है। तो करंट का मीनिंग क्या होता है, करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। तो अगर चार्ज का इक्वेशन हमें पता है तो इस इक्वेशन को हम डेरिवेट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टाइम। तो dq बाई dt दैट गिव्स करंट, इसलिए इक्वेशन हमने तैयार किया है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, इसका मतलब क्या होगा, dq बाई dt ऑफ q। ओके, सो dt ऑफ q का मतलब यहाँ पर होगा CE0 साइन ओमेगा टी। मतलब यहाँ पर हमने अगर इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टाइम, तो हमें dq बाई dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मिलता है ना। तो ये करंट है ना यहाँ पर स्टूडेंट। सो दिस इज करंट I इज इक्वल टू, अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो C मतलब कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, वो तो कांस्टेंट रहता है। E0 का मतलब क्या होता है, E0 मतलब मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF जो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर CE0 ये डिफरेंशिएट के बाहर आ जाएगा, तो dt ऑफ साइन ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा फिर, CE0 साइन ओमेगा टी। ओके, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट, मतलब जनरल फार्मूला साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, यस, कॉस थीटा। तो साइन ओमेगा टी है, तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कॉस ओमेगा टी। और ओमेगा टी का डेरिवेटिव फिर से क्या आएगा, ओमेगा, जो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं स्टूडेंट, है ना। तो I इज इक्वल टू, देखिए CE0 और ये ओमेगा पहले लिखते हैं, ओमेगा, ये तीनों कांस्टेंट है ना, कॉस ओमेगा टी, दैट मीन्स I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3 वेयर I0, देखिए I0 का मतलब क्या होता है यहाँ पर, CE0 ओमेगा। ओके, सो दिस इज कांस्टेंट एंड नोन एज पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो ये मैक्सिमम और पीक वैल्यू है ना, इसलिए I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 3 आता है।
तो चलिए इस तरह से हमने इक्वेशन 1 मतलब अप्लाइड ईएमएफ कितना होता है E0 साइन ओमेगा टी एंड करस्पॉन्डिंग करंट पासिंग थ्रू दिस कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट के लिए इक्वेशन क्या आता है I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर साइन फंक्शन है स्टूडेंट और यहाँ पर कौन सा फंक्शन है कॉस फंक्शन है, तो फेज डिफरेंस तो सेम नहीं रहेगा ना, बिकॉज साइन और कॉस की वैल्यू सेम नहीं होती है। ओके तो कॉस फंक्शन को अगर हम साइन फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर I इज इक्वल टू I0 साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये इक्वेशन होगा स्टूडेंट। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, देखिए साइन फंक्शन यहाँ पर भी साइन फंक्शन है, ओके साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 है। देखिए प्लस कॉस ओमेगा टी नहीं, इसलिए हमने साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा है। मतलब करंट की वैल्यू आगे रहेगी ना बाय द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर पहले उसी तरह से टेबल तैयार करते हैं और ग्राफ के आधार पर आपको ये क्लियर हो जाएगा, तो आपको ये पता चलेगा कि ईएमएफ आगे या करंट आगे है। तो पहले टेबल तैयार करते हैं। तो टेबल तैयार करने के लिए हमें यहाँ पर ये दो इक्वेशंस यूज़ करने होंगे, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 3। ये थोड़ा इजी है ना यहाँ पर। तो ओमेगा टी मतलब एंगल, ओके तो पहला एंगल यहाँ पर 0 डिग्री मतलब 0 रेडियन, बाद में पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन, 3 पाई बाय 2 रेडियन, उसके बाद 2 पाई और फिर से पाई बाय 2 रेडियन, 5 पाई बाय 2 रेडियन। ओके तो जैसे कॉइल रोटेट होगी उस तरह से एंगल भी चेंजेस होंगे कंटिन्यूसली। नाउ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू ओके करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए यहाँ से निकालेंगे हम। E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। तो पहला एंगल यहाँ पर 0 है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू E0 दैट इज 0। पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी 1। अक्षत इथे पाय राहत आहे, टॅप काय करायचं तुझं इथे लिहायलो मी, इथे इथं कर सेंटरला, म्हणजे हे सगळं क्लिअर होऊन जाते। ओके तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू +1 इंटू E0 दैट इज E0। ओके अगेन साइन पाई मतलब 180 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 होगा। साइन 3 पाई बाय 2 मतलब 270, साइन 270 की वैल्यू होती है -1 इंटू E0 -E0। तो ये ऐसे अल्टरनेटली चलते रहेगा ना, 0 प्लस E0 0 माइनस E0 0 प्लस E0 एंड सो ऑन। सिमिलरली अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 3 हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी है। तो पहला एंगल यहाँ पर 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है +1 इंटू I0 दैट इज प्लस I0। कॉस पाई बाय 2 0 होता है, कॉस पाई मतलब 180 की वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू I0 दैट इज माइनस I0। तो ये भी वैल्यू यहाँ पर 0 I0 0 माइनस I0 इस तरह से चलती रहेगी कंटिन्यूसली। ओके तो चलिए एक्स एक्सिस पर एज यूजुअली हमें एंगल लेना है ओमेगा टी थीटा। ओके तो ये पहला एंगल यहाँ पर होगा 0, उसके बाद यहाँ पर पाई बाय 2, ओके देन पाई, उसके बाद 3 पाई बाय 2, देन 2 पाई, नेक्स्ट 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, 3 पाई 7 पाई बाय 2 एट्सेट्रा। ओके तो वाई एक्सिस पर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर +E0 और यहाँ पर बिलो द एक्सिस होगी -E0। और करंट की वैल्यू उसका मैग्नेट थोड़ा कम रहता है ना, बिकॉज करंट मतलब EMF बाय रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। तो ये +I0 और ये -I0। तो पहले अल्टरनेटिंग EMF का ग्राफ कंप्लीट करते हैं। ओके तो देखिए एंगल 0 तो वैल्यू कितनी है 0 है ना, यहाँ पर ये 0 रहेगी। उसके बाद पाई बाय 2 के लिए E0 है मतलब यहाँ पर आएगा, देन 0 माइनस E0 मतलब नीचे आएगा यहाँ पर। 2 पाई के लिए फिर से 0 है और 5 पाई बाय 2 के लिए +E0 मतलब यहाँ पर होगा। तो इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एज यूजुअल हमें मिलता है यहाँ पर साइनोसाइडल EMF, अल्टरनेटिंग EMF का ग्राफ तो नहीं चेंज होगा कभी। इस तरह से अल्टरनेटिंग EMF ओके पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिंग EMF। नो अब करंट के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 एंगल कितना है +I0 है ना, 0 एंगल +I0 यहाँ पर पॉइंट होगा। पाई बाय 2 के लिए 0 है, ओके
पाई के लिए -I0, यहाँ पर -I0 नीचे आएगा यहाँ पर, फिर से 0, फिर से +I0, फिर से 0। तो ये डॉटेड लाइन से हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए इस तरह से ये होगा करंट का ग्राफ। ओके स्टूडेंट, तो दोनों सेम फेज में है क्या? नहीं, आगे पीछे है ना। तो चलिए यहाँ पर EMF की वैल्यू 0 है, तब करंट की वैल्यू +I0 है, मैक्सिमम है। ओके, उसके बाद करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तब जाकर की EMF की वैल्यू पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम हो जाती है। मतलब यहाँ पर करंट आगे है, EMF पीछे है, बराबर है। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा? देखिए करंट मैक्सिमम यहाँ पर है, EMF मैक्सिमम यहाँ पर है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया? π/2 - 0, दैट इज π/2। या फिर देखिए यहाँ पर करंट 0 है, यहाँ पर EMF 0 है, तो यहाँ पर भी दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? π - π/2, अगेन π/2। तो यहाँ से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं स्टूडेंट, कि कौन आगे है यहाँ पर? करंट। सो करंट लीड्स EMF बाय फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन और 90 डिग्री से वो आगे है करंट। इसका मतलब EMF पीछे है ना, तो EMF lags behind the current by phase angle of π/2 रेडियन या फिर 90 डिग्री। ओके, तो चलिए जब कॉइल इनिशियल पोजीशन पर होगी तो करंट की वैल्यू 0 एंगल पर कितना है? +I0 है ना। ओके, +I0 है, और EMF की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ओके, तो चलिए यहाँ पर अगर I की वैल्यू हम लेते हैं इस तरह से, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम हमेशा यहाँ पर करंट दिखा रहे हैं ना, तो ये I0 है। तो देखिए यहाँ पर करंट अगर हम यहाँ पर लेते हैं, ओके I0, तो करंट पीछे या आगे? करंट लीड्स द EMF, मतलब करंट आगे, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी? EMF की होगी ना। तो इट इज़ डिनोटेड बाय EC। वाई? बिकॉज अल्टरनेटिंग EMF अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर, इसलिए इसका सिंबल क्या लिखेंगे हम? EC। ओके, तो EMF लैग्स बिहाइंड द करंट बाय फेज ऑफ π/2 रेडियन। देखिए करंट इस डायरेक्शन में अगर हम डिनोट करते दर्शाते तो EMF उसके पीछे रहेगा ना, तो ये करंट आगे बाय द एंगल π/2 रेडियन। तो दिस इज नोन एज फेजर डायग्राम। ये फेजर डायग्राम है ना, दिस इज फेजर डायग्राम, दिस इज द ग्राफ, और ये यहाँ पर टेबल। राइट स्टूडेंट? ओके, एक पॉइंट यहाँ पर बचा है कि हमने I0 के क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए I0 इज इक्वल टू CE0 ओमेगा। राइट, तो अगर यहाँ पर C ओमेगा इधर लाते हैं तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये, तो ओमेगा C इज इक्वल टू E0/I0। तो यहाँ पर अगर हम E0 और I0 मतलब इस टर्म को √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये क्या होगा? E0/√2 डिवाइडेड बाय I0/√2। देखिए E0/√2 डिनोमिनेटर में चला जाता है तो I0/√2। नो 1/ωc इज इक्वल टू E0/√2 मतलब क्या होता है? RMS वैल्यू, दिस इज ERMS डिवाइडेड बाय IRMS। ओके, और ERMS और IRMS का रेशो हमें क्या देता है? रेजिस्टेंस। सो दिस इज XC बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। यहाँ पर ये जो रेशो होता है ना, पोटेंशियल टू करंट ERMS टू IRMS, दैट गिव्स रेजिस्टेंस। सो ये रेजिस्टेंस किसने ऑफर किया है? कैपेसिटर ने, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ओके, सो दिस इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे हमें पता है कि रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, और ये किसने ऑफर किया है? कैपेसिटर ने। सो दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसका सिंबल होता है XC। ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस है ना। सो इसका भी SI यूनिट क्या होगा फिर? SI यूनिट इज ओहम।
ओके, सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या हो सकती है स्टूडेंट? दस कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS value of EMF applied across the capacitor to the RMS current passing through the capacitor. इसका जो रेशियो होता है that gives the resistance offered by capacitor known as capacitive reactance. इसलिए देखिए XC की वैल्यू क्या आती है 1/ωc, राइट. इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको क्या लिख सकते हैं 1/2πfc. तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है स्टूडेंट. तो इस तरह से ये थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है. सो सिंपल एसी सर्किट विथ कैपेसिटर, जिसमें हमने देखिए अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ कितना है E = E0 sin ωt. ओके, इससे हमने क्या किया कि करंट की वैल्यू निकाली है. तो करंट कितना आता है I = I0 cos ωt. अब इस कॉस को हमने अगर साइन में कन्वर्ट करते हैं तो ये इक्वेशन आता है I = I0 साइन इन ब्रैकेट ωt प्लस π/2, मतलब करंट आगे है ईएमएफ से. ये यहाँ पर कंप्लीट होता है. तो टेबल और ग्राफिकल से भी वही निकल के सामने आता है ना कि देखिए यहाँ से करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज एंगल ऑफ π/2 रेडियन और 90 डिग्री. इसका मतलब ईएमएफ पीछे होगा, लैग्स बिहाइंड द करंट बाय द फेज एंगल π/2. ओके, तो मतलब यहाँ पर तीन तरह के हमने सिंपल एसी सर्किट डिस्कस किए स्टूडेंट. सिंपल एसी सर्किट विथ रजिस्टर, सिंपल एसी सर्किट विथ इंडक्टर सेकंड आर्टिकल, और ये थर्ड सिंपल एसी सर्किट विथ कैपेसिटर. लेकिन तीनों में करंट और ईएमएफ यहाँ पर उसके अंदर फेज डिफरेंस है ना. जैसे सिंपल रजिस्टिव सर्किट अगर होती है, सिंपल एसी सर्किट विथ रजिस्टर, तो वहाँ पर अगर हम ईएमएफ ER कंसिडर करते हैं, देखिए तीनों में अप्लाइड ईएमएफ मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ इतना ही रहता है. ये तो क्लियर हो गया ना आपको. E = E0 sin ωt. अगर इस एसी सोर्स को हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाइड करते तो वहाँ पर ईएमएफ क्या होगा ER होगा ना. इंडक्टर के अक्रॉस अगर हम यहाँ पर इसको अप्लाइड करते तो वहाँ पर ईएमएफ क्या होगा EL, और कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम इसको अप्लाइड करते तो दिस इज EC सफिक्स. तो तीनों सेम होते हैं ना. तो चलिए यहाँ पर ER, तो रेजिस्टेंस में ईएमएफ और करंट दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है ना. वहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं होता है, जीरो होता है. वाई? बिकॉज E = E0 sin ωt, I also it is equal I0 sin ωt. दोनों साइनोसाइडल फंक्शन हो जाते हैं ना, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए जीरो. तो दोनों की डायरेक्शन सेम दिखाई ना हमने फर्स्ट आर्टिकल में. अब सेकंड जो लास्ट लेक्चर था इंडक्टर, तो वहाँ पर ईएमएफ आगे होता है. तो ईएमएफ देखिए कैसे होगा, यहाँ पर इस तरह से होगा EL. तो ईएमएफ आगे रहता है ना करंट के बाय द एंगल π/2 है ना, ये π/2 90 डिग्री. और इस आर्टिकल में देखिए सिंपल एसी सर्किट विथ कैपेसिटर में ईएमएफ EC करंट के पीछे है यहाँ पर. ओके, तो ये करंट अगर यहाँ पर लेते हैं I, तो EC की वैल्यू इस तरह से होगी ना EC. तो ये पीछे मतलब करंट आगे है बाय द फेज डिफरेंस π/2. तो ये फेजर डायग्राम देखिए, दिस इज द फेजर डायग्राम. तो इस डायग्राम में हमने क्या किया है कि तीनों आर्टिकल के जो फेजर डायग्राम थे वो यहाँ पर एक साथ ड्रॉ किए हमने. तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि अगर रेजिस्टेंस सिर्फ लगाते हम सिंपल एसी सर्किट विथ रजिस्टर, तो वहाँ पर करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में होते हैं, उनके बीच फेज डिफरेंस नहीं रहता है, जीरो होता है. ठीक है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड अप्लाइड ईएमएफ वैल्यू व्हेन वी कनेक्टेड जस्ट अ रेजिस्टेंस. ओके, अब देखिए EL और I करंट, इनके बीच फेज डिफरेंस π/2. तो ये फेज डायग्राम किसकी होगी, सिंपल एसी सर्किट विथ इंडक्टर. ओके, EC की वैल्यू डायरेक्शन देखिए नीचे की तरफ है, तो EC और करंट इनके बीच भी एंगल डिफरेंस कितना होता है π/2. तो ये फेज डायग्राम किसकी होगी, सिंपल एसी सर्किट विथ कैपेसिटर. ओके स्टूडेंट, तो ये फेजर डायग्राम इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल और MCQs. ओके, तो यहाँ पर ये तीनों हमने एक एक इंडिविजुअल सिंपल एसी सर्किट हमने कंसिडर किए, यहाँ पर डिस्कस किए. सिंपल एसी सर्किट विथ रजिस्टर, विथ इंडक्टर, विथ कैपेसिटर. अब इसके बाद जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट, जिसमें हम रजिस्टेंस, इंडक्टर कॉइल और कैपेसिटर तीनों एक साथ
कनेक्ट करने वाले, सीरीज में आ सकते हैं या फिर पैरेलल आ सकते हैं। सो दैट टाइप ऑफ एसी सर्किट इज नोन एज कॉम्प्लिकेटेड एसी सर्किट्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, राइट।